ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि आज हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आज एंड भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट्स होता क्या है? सॉल्ट का मतलब वो खाने वाला नमक नहीं, जो टाटा नमक लेते हैं हम लोग, वो नहीं। सॉल्ट्स का मतलब है, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दो तरीक़ों से मिलके बन सकता है। कैसे? जब एसिड जब एसिड रिएक्ट करे मेटल से या फिर जब बेस रिएक्ट करे एसिड से, तो दो कंडीशन में हमारे पास मेटल बनता है। जैसे हम लोग को याद होगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल तो HCl प्लस मेटल क्या है, Na, तो क्या बनता था? NaCl, Nal लिख दिया, NaCl प्लस H2, ठीक है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे, ये बनता था। तो ये NaCl क्या है? ये NaCl हमारे पास सॉल्ट है, कंपाउंड। बेस रिएक्ट विद एसिड, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NaOH ये बेस है, प्लस एसिड रिएक्ट करता था तो क्या बनता था? NaCl प्लस H2O, तो ये भी क्या है? ये सॉल्ट है, NaCl। तो जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है या फिर जब बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा एसिड और एक होता है बेस, है ना। एसिड मेटल से रिएक्ट कर रही है या फिर बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में दो ही तो पेरेंट हुए, एसिड और बेस। या तो बेस रिएक्ट करेगा या फिर एसिड रिएक्ट करेगा, तभी सॉल्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बेस और एसिड इसके दो पेरेंट हैं। फर्स्ट पार्ट जो सॉल्ट का होता है वो बेस से होता है, और जो सेकंड पार्ट मतलब जो नेमिंग जो उसकी रखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट होता है वो बेस से लिया जाता है, और जो सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्ट का नेम होता है वो सेकंड पार्ट एसिड से लिया जाता है। क्या? फर्स्ट पार्ट बेस से और सेकंड पार्ट एसिड से। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं ऐसे, तो फर्स्ट पार्ट बेस से लिया जाता है। इस NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट पार्ट बेस से सोडियम है, तो फर्स्ट पार्ट सोडियम ले लिया गया। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सोडियम, यहाँ पे मैं NaCl लिख देता हूँ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम फर्स्ट पार्ट यहाँ से लिया गया, सेकंड पार्ट इससे लिया गया बेस से, एसिड से, क्लोराइड। बात समझ आ गई? तो कभी भी अगर सॉल्ट का नेम होगा बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन में, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा सॉल्ट का, फर्स्ट पार्ट जो होगा नेम, वो बेस से ही लिया जाएगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़ें। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि दूसरा हम लोगों ने लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया, तो फर्स्ट पार्ट जो नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया गया, यानी कि सोडियम, और सेकंड पार्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लिया गया, यानी कि क्लोराइड। बात समझ आ गई? ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट होंगे फिर हमारे पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो भी सॉल्ट होंगे वो क्लोराइड्स होंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो भी सॉल्ट्स होंगे वो क्लोराइड्स होंगे। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता जाता हूँ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे? क्लोराइड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट होंगे वो सल्फेट होंगे, वो क्या होंगे? वो सल्फेट्स होंगे। अच्छा, उसके बाद नाइट्रिक एसिड के अगर जो सॉल्ट होंगे उन वो नाइट्रेट्स होंगे, वो क्या होंगे? नाइट्रेट्स होंगे। कार्बोनिक एसिड के जो हमारे पास सॉल्ट्स होंगे वो कार्बोनेट्स होंगे,
वो क्या होंगे, कार्बोनेट्स होंगे। और जो एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स होंगे वो हमारे एसीटेट्स होंगे। बात समझ आ गई? फिर से देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो भी सॉल्ट होंगे वो क्लोराइड्स होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के जो भी सॉल्ट होंगे वो सल्फेट्स होंगे, नाइट्रिक एसिड के जो भी सॉल्ट होंगे वो नाइट्रेट्स होंगे, कार्बोनिक एसिड के जो सॉल्ट्स होंगे वो कार्बोनेट्स होंगे, और एसिटिक एसिड के जो सॉल्ट्स होंगे वो एसीटेट होंगे। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट। पेरेंट के बारे में पढ़ लिया, पेरेंट्स के बारे में पढ़ लिया, तो फैमिली के बारे में भी तो पढ़ेंगे। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयन आर सेड टू बी बिलोंग अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4, Na2SO4। तो दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? Na है ना। तो ये दोनों सोडियम फैमिली के सॉल्ट हो जाएंगे, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे NaCl और KCl। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? क्लोराइड आयन। तो ये हमारे पास में किस फैमिली से हो जाएंगे? क्लोराइड फैमिली से, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड सॉल्ट्स। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी चीज़, जितने भी ये सॉल्ट्स हैं, जितने भी ये सॉल्ट्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं। तो जब आयनिक होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं, तो क्या उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब भी कोई आयनिक सोल्यूशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कि सॉल्ट्स आर आयनिक। ठीक है, देखो जैसे NaCl है, ये सॉल्ट है ना, तो क्या मिलके बना है ये हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस बनकर बना है। KCl किससे बना है? K प्लस और Cl माइनस मिलके बना है। NaCl तो अभी देख लिया। Na2SO4 किससे मिलके बना है? Na प्लस और SO4 माइनस माइनस मिलके बना है। तो ये सब आयनिक है। तो सॉल्ट्स आर आयनिक, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए सॉल्टी वाटर हमेशा कंडक्टिव होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली पढ़ ली, पेरेंट पढ़ लिया, फैमिली पढ़ लिया, पीएच पढ़ते हैं। तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्ट, द रिजल्टिंग कंपाउंड विल हैव अ न्यूट्रल पीएच। जब भी कभी एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है, मिलके कंबाइन होता है और सॉल्ट बनाता है, अभी पढ़ा है ना हम लोग ने, बेस और एसिड मिलके सॉल्ट बनाते हैं। तो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके सॉल्ट बनाते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसकी पीएच जो है अप्रॉक्सीमेटली 7 होती है, इक्वल टू 7 होती है। जैसे हम लोग लेते हैं NaCl, सॉरी NaCl तो खुद ही एक कंपाउंड है, इसको बनाना है हमको। ठीक है, जैसे HCl प्लस NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे मिलके क्या बना है? NaCl प्लस H2O। तो जो इसका ये जो कंपाउंड बना, ये क्या है? ये न्यूट्रल है। इसकी पीएच वैल्यू क्या है? 7 होती है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलके बनता है
एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी कंबाइन होता है तो जो कंपाउंड होता है वो बेसिक होता है। क्यों? सिंपल है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना तो बेसिक होगा नेचर में, और जब बेसिक होगा तो उसकी पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होगी। तो वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये क्या लिख दिया मैंने, NaOH। तो जो इससे हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, बाकी फिर लिखते रहेंगे। तो मेन हमारा मोटिव दिखाना है कि ये तो ये जो मिलेगा ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा बेसिक नेचर में होगा, इसकी जो पीएच होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी। इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर हमारा कोई सॉल्ट बनता है तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। जैसे अगर हम लोग एक इस वीक हम लोग अगर वो लें वीक बेस लें तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो हमारे पास में क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि ये बनेगा NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो NH4Cl है ये क्या है, एक सॉल्ट है, और ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया गया है। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो अच्छा, अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अगर वीक एसिड और वीक बेस मिलेगा तो क्या होगा, तो वीक एसिड और वीक बेस कभी भी अगर कंबाइन होंगे तो हम लोग उसकी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं पीएच, वो हमको पीएच टेस्ट के थ्रू ही बताना पड़ेगा कि इसकी ये क्या होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि वीक एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो उसकी पीएच क्या होगी, तो उसका पीएच जो होगी डोंट डिटरमाइंड या डोंट प्रेडिक्टेड, और वो हम लोग पीएच टेस्ट से ही जान पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने, उसके पेरेंट पढ़ लिया, फैमिली पढ़ लिया, पीएच क्या होती है उसकी वो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में जो आपके सिलेबस में है। तो कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड, ये वही है जो हम लोग खाते हैं। तो ये कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम लोग मिला रहे हैं तो NaCl बन रहा है। और यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड है क्या, कुकिंग, फूड में कुकिंग है, जब फूड हम लोग बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, और पिकल्स में या फिर जो मीट है उसको प्रिजर्व करने के लिए देखते हैं ना, अचार में नमक डाल के रखते हैं, ज़्यादा नमक डाल के रखते हैं, तो नमक डाल के इसलिए रखते हैं क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। दूसरा, आइस को मेल्ट होने से बचाता है। आइस को मेल्ट होने से बचाता कैसे है, आइस को मेल्ट होने से ऐसे बचाता है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक डालते हैं तो वो उसके जो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ा देता है। फ्रीजिंग पॉइंट जब बढ़ा देता है मतलब इंक्रीज़ कर देता है, मतलब ज़ीरो से भी कम कर देता है, बहुत कम कर देता है, तो आइस फिर नहीं सॉलिड हो पाती है। जो वाटर है वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ नहीं पाते हैं और वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। सोडियम क्लोराइड को प्रिपरेशन के और भी तरीके हैं, नेचुरल तरीके। वो नेचुरल तरीके जैसे कि सी वाटर का इवेपोरेशन करके हमको मिलता है। दूसरा, कॉमन सॉल्ट हमको जो भी अंडरग्राउंड डिपॉजिट है उनकी माइनिंग करके हमको रॉक सॉल्ट मिलता है, और रॉक सॉल्ट यही हमारा NaCl होता है, मतलब नमक होता है।
तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से भी लेते हैं, लेकिन लैब में अगर बनाते हैं तो फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को कंबाइन करके ही बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है, इससे बहुत सारे दूसरे भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। तो इनके बारे में हम लोग बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले तो फार्मूला जान लो क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग ब्राइन बोलते हैं, aqueous solution of सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो कहाँ कहाँ ये क्या क्या मिलता है? तो देखो, एनोड पे तो Cl2 मिलती है। एनोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों? Cl क्या है? माइनस है ना, तो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो Cl2 तो मिलती है एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन प्लस है तो ये कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन और एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली क्यों बोला गया? आप ध्यान करो, बेसिस में मैंने पढ़ाया था, ऐसे बेस जो कि वाटर में सल्यूबल होते हैं वो एल्कली होते हैं। तो क्लोरीन और एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है हमको, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो जब भी ब्राइन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, एनोड पर हमको क्लोरीन और कैथोड पर हमको हाइड्रोजन मिलता है। इतनी बात समझ आ गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है। दूसरा, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल में काम आता है, यानी कि रेयॉन बनाने में, फाइबर्स बनाने में काम आता है। उसके बाद पेपर बनाने में काम आता है। देन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। एल्यूमिनियम मेटल का जो ओर होता है बॉक्साइट, उससे, उस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, यानी मेटलर्जी में जिसे कह सकते हैं। उसके बाद डीग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग में, और मेकिंग डाइज, ब्लीच, इनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे का है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब हो गया, वॉशिंग सोडा का मतलब हो गया इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? इज प्रोड्यूस्ड बाई रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है चीज़, इसलिए आपको याद रखना है कि स्लेक्ड लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम पर क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा मिलता है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है वॉशिंग सोडा। ठीक है। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या क्या होता है? लॉन्ड्री में होता है ना, कोई भी दाग लग गया कपड़ों में तो उसमें यूज़ होता है। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, तो ये ऑक्सीडाइज़र इंडस्ट्री में काम आता है, बहुत सारी इंडस्ट्री में एज ए ऑक्सीडाइज़र काम आता है। उसके बाद डिसइंफेक्ट वाटर को करता है, जितने भी अगर उसमें
पानी को साफ़ करने के लिए, जो जैसे क्लोरीन टैबलेट्स होती है ना, तो वो ब्लीचिंग पाउडर का ही काम करती हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा पानी को साफ़ करने के काम भी आता है, डिसइंफेक्ट करता भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, यानी केमिकल नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कैसे बनता है कि कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन बोलते हैं, विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्राइन हम लोग ने लिया, ये ब्राइन है। ब्राइन का मतलब समझ जाना आप क्या है, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ब्राइन में जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, देखो ये पूरा ब्राइन है, ये पूरा ब्राइन है। ठीक है, तो जब ब्राइन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है बेकिंग सोडा, NaCO3 प्लस NH4Cl। अब देखो, इसका यूज़ हम लोग कुकिंग में बहुत करते हैं, बेकिंग में, जिससे कि कोई भी चीज़ फ्लफ़ी बन जाए। कैसे फ्लफ़ी बनती है, जब हम लोग इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, डाल दिया हमने केक के बैटर में, उसको हीट किया, जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बनाती है और उसके अंदर जो डो होता है, जो बैटर होता है, वो फूल जाता है, फ्लफ़ी बन जाता है, जिसे कहते हैं खमीर उठना, खमीर उठ जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मेन चीज़ किसके कारण होता है, CO2 के कारण। यही काम यीस्ट भी करता है, यीस्ट भी CO2 रिलीज करता है ना, रेस्पिरेशन में, तो उसके कारण वो फ्लफ़ी बनता है। तो बेकिंग सोडा का काम सबसे पहला तो ये है कि बेकिंग में काम आता है। ठीक है, उसके बाद आंट एसिड के फॉर्म में काम आता है, क्योंकि एसिड बन जाता है। एसिड जब बन जाता है तो उसको न्यूट्रल करता है। वो किससे करता है, उसको न्यूट्रल करता है हमारा बेस से। एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। क्यों, क्योंकि CO2 रिलीज करता है। तो जो आग जलती है, फायर लग जाती है, तो उस फायर में ऑक्सीजन से जल रही है, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद जाती है आग को, और आग बुझ जाती है एक्सटिंग्विशर से। अब आते हैं वॉशिंग सोडा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉशिंग सोडा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हाँ सॉरी, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर है। इसको मैं काट के लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ये गलती से हेडिंग पड़ गई, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaCl2। प्रिपरेशन हम लोग ने देख ली कि जब भी स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर Cl2 गैस हम लोग पास कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हमारा लॉन्ड्री में होता है दाग छुटाने के लिए। और बाकी मैंने बताया था ब्लीचिंग पाउडर का और यूज़ किस में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है हमारा डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, पानी को साफ़ करने के काम में आता है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, तो एज ए ऑक्सीडाइज़र बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, चलो तो वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ रहे थे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। फिर से सुनो, Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इतना हो गया नाम, डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब, हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर, और डेका मीन्स हो गया 10, तो 10H2 है तो डेकाहाइड्रेट। प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है,
जब सोडा ऐश एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसमें कि सूखा होता है, जो कि है ना, एनहाइड्रस यानी कि जिसमें कोई वाटर नहीं होता, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश जिसे कहते हैं हम लोग, उस पे उसको जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 10H2O ऐड हो जाता है और हमको मिलता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। हमको क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है? वॉशिंग सोडा का यूज़ हमारे पास में होता है एज ए क्लींजिंग एजेंट, कपड़े धुलने के काम में आता है। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में जो हार्डनेस होती है उसको हटाने के काम आता है। सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, इसको उसके प्रोडक्शन में। और दूसरा एज ए बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड एज ए बोरेक्स बनाने के काम में आता है ये। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मेन जो हमारा जिसे कहते हैं कि कंपोनेंट होता है, वो होता है हमारा जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। तो जब इस जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं और इतना गर्म करते हैं कि वो 3/4 वाटर उसका चला जाए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बहुत सावधानी से इसको हम लोग को हीट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो पूरा वाटर चला जाएगा और फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन पाएगा, फिर वो सेट नहीं हो पाएगा पानी के साथ मिलके। तो ये हमें इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो 3/4 वाटर उसका जो है वो लूज़ हो जाता है और उसके बाद जो बचता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी CaSO4.12H2O। ये जो ½ H2O हो, तो चाहे आप ऐसे लिखो या फिर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे करके लिखो। दोनों ही कंडीशन में ये दोनों फॉर्मूले सही हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इतनी बात समझ आ गई? ये देखो क्या टीम, ध्यान रखिए, ये जो हर जगह गलती हो रही है ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख दिया है वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यूज ऑफ, अरे बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका यूज़ किस में होता है? इन मेडिकल में। मेडिकल में यूज़ होता है, यानी कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर जो हाथ में लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आजकल हालांकि प्लास्टिक के आने लगे हैं, लेकिन वो पहले इसी से होता था। आर्ट में जो भी स्टैचू बनते हैं, स्टैचू वगैरह बनते हैं इससे। होम डेकोरेशन में जो सीलिंग पे जो फॉल सीलिंग वगैरह होती है वो हम लोग का इसी से होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो किसी सॉल्ट में, किसी सॉल्ट में जो उसका पार्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट, है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट से पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना जरूरी था। तो वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो किसी क्रिस्टल या फिर सॉल्ट के स्ट्रक्चर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो उसमें होते हैं, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया था? जिस सॉल्ट में उसकी शेप बनाने में वाटर पार्ट लेता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और जिन सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज़ ए फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन दिस फॉर्मूला यूनिट। जैसे
कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, इसमें क्या है 5s2o, ये ब्लू कलर का होता है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, इसमें 10s2o, ये वाइट कलर का होता है। कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल, इसमें 2s2o होता है, ये वाइट कलर का होता है। और आयरन सल्फेट क्रिस्टल, इसमें 7s2o होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो जरा आप इनके बारे में पढ़ें। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट सिंस वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, डज नॉट वेट द सॉल्ट। जो मैंने बताया कि शेप में उनके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है वाटर। इतना गीला ऐसा नहीं होता कि वो सॉल्ट लो अब गीला उसको समझ आए, है ना, गीला समझ नहीं आएगा। जैसे आयरन सल्फेट क्रिस्टल लो तो गीला नहीं होता, क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, गीला तो नहीं लगता। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का हमेशा ध्यान रखना कि वो वेट नहीं होते हैं सॉल्ट, वो उनके शेप में स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है? एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब है विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिन सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाए, उन्हें बोलते हैं हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट। और वो जाएगा कैसे? स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया, यानी कि वो बन गए एनहाइड्रस सॉल्ट। तो अब देखो, मैंने बताया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनके शेप, उनके स्ट्रक्चर के लिए डिपेंड करता है, उनके स्ट्रक्चर और शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब स्ट्रांगली हीट करेंगे और जब वो वाटर मॉलिक्यूल चले गए तो उनकी शेप भी बिगड़ जाएगी, उनकी शेप, कलर भी हो सकता है चेंज हो जाए। तो एनहाइड्रस सॉल्ट जो होते हैं वो मिलते कैसे हैं? जब क्रिस्टल को हम लोग गर्म कर लेते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स को स्ट्रांगली, तो उनका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण उनका शेप भी चेंज हो सकता है और कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे ये देख लो CuSO4.5s2o, यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है, इसको स्ट्रांगली हीट किया हमने तो CuSO4 का एनहाइड्रस सल्फेट मिल गया वाइट कलर का, और वाटर जो है वो भाप बन के उड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्ट थे, और इस तरीके से ये हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है। आज की क्लास के नोट्स आपको इस वीडियो के साथ में ही एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, और इसके क्वेश्चंस भी आपको साथ में मिलेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस को, जिससे कि आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए